डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपने अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है भारत में विदेशी व्यापार, उसकी प्रमुख विशेषताएं और विदेशी व्यापार की दशा एवं दिशा। यानी इस टॉपिक में हम भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी पहलुओं की बात करेंगे। विदेशी व्यापार क्या है? जैसा कि आप भी जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि विदेशी व्यापार से मतलब किसी भी देश के द्वारा दूसरे देशों के साथ जो वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, सेवाओं का जो लेन देन किया जाता है, जो व्यापार किया जाता है, उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। इसके बारे में हर सरकार की अपनी नीति होती है। भारत सरकार की भी इस बारे में व्यापार नीति बनी हुई है, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो विदेशी व्यापार भारत में, जैसे हम बात करें सन 50 यानी स्वतंत्रता के बाद के वर्षों से ही विदेशी व्यापार नीति में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। और उस वक्त के भारत की विदेशी व्यापार नीति और आज की विदेशी व्यापार नीति में बहुत अंतर है। अंतर क्यों है, किन किन कारणों की वजह से है, उसकी प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति में क्या चेंज आए हैं, क्या परिवर्तन आए हैं, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ फिगर्स भी लिए हैं कि जैसे भारत ने 1950 के दौरान नियोजन काल शुरू किया और नियोजन काल के बाद से ही भारत में आयातों के प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। उसका कारण ये रहा कि भारत में जो नियोजन काल के दौरान लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर थी और सरकार का उद्देश्य ये था कि देश को जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनाया जाए और निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि विदेशी आय हमें प्राप्त होती रहे और हमारा देश में औद्योगिकरण हो, देश में निर्यातों की स्थिति अच्छी हो, रोजगार की स्थिति बढ़े। इस तरह से भारतीय नीति निर्माताओं ने भारत की आर्थिक समृद्धि के उत्प्रेरक के तौर पर विदेशी व्यापार के विकल्प पर गंभीर रूप से उस वक्त विचार नहीं किया। और इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसका मुख्य कारण रहा कि निर्यात आय अर्जन क्षमता के प्रति बेहद निराशाजनक दृष्टिकोण रहा। विशाल घरेलू बाजार के अस्तित्व ने आंतरिक उन्मुखता की ओर आवेशित होने का काम किया। नीति निर्माताओं ने न केवल निर्यात क्षमताओं और संभावनाओं का अवमूल्यांकन किया, बल्कि स्वयं आयात प्रतिस्थापन प्रक्रिया को भी उन्होंने नकार दिया। यानी आयात प्रतिस्थापन प्रक्रिया को उन्होंने इस व्यापार नीति में बहुत अधिक तरजीह नहीं दी। यद्यपि औद्योगिकरण की आंतरिक उन्मुख प्रक्रिया के कारण 1956 और 1966 के बीच घरेलू औद्योगिक समृद्धि की उच्च दर हासिल की गई, लेकिन औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बहुत तरह की कमियां थी। हमारे यहाँ पूंजी की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, मशीनों की कमी थी, तकनीकी की कमी थी और जिसके चलते हम अपेक्षित औद्योगिकरण की दर को प्राप्त नहीं कर पाए। और इस तरह से पूरे तंत्र में ही ये अक्षमता फैल गई और उसका परिणाम ये रहा कि हम विदेशों पर लंबे समय तक निर्भर रहे। हम आयातों को बढ़ने से नहीं रोक पाए, निर्यातों को प्रोत्साहित नहीं कर पाए और इस तरह से हमारे यहाँ विदेशी व्यापार नीति भारत के खिलाफ रही, या यूँ कहें कि आयात निर्भर नीति रही और उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 1980 के शुरुआत में जब भारत सरकार ने कुछ नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत करी, जिसको कि आर्थिक नीतियों की शुरुआत का वर्ष भी माना जाता है। इस दौरान 1970 के अंत में आश्चर्यजनक आयात निर्यात निष्पादन और 1980 से 82 की मंदी के सफलतापूर्वक अपक्षय ने भारत की निर्यात क्षमताओं की स्थापना के संबंध में एक पॉजिटिव माहौल पैदा किया। और उसका परिणाम ये रहा कि भारत में क्षमताओं का, यानी यूँ कहें कि औद्योगिक क्षमताओं का अपेक्षित
विकास करने की दृष्टि से नीतियों में बहुत अधिक बदलाव करने की आवश्यकता हुई। विदेशी व्यापार को संसाधनों के दक्षतापूर्ण आवंटन के संचालक के तौर पर और तकनीक में वैश्विक उन्नयन का साधन माना गया। 1991 के बाद व्यापार नीति में आए बदलावों ने मात्रात्मक प्रतिबंधों की भूमिका को न्यूनतम कर दिया और सही रूप में टैरिफ दरों को भी घटाने का काम किया। भारत की व्यापार नीति के उदारीकरण ने भी विश्व व्यापार संगठन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। यानी व्यापार नीति में सरकार ने उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया और इससे विश्व व्यापार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी जाहिर हुई। अब हम बात करते हैं कि व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भारत जैसा कि शुरू से ही एक तरह से विकासशील देश रहा है और हमारी नीति आयातों को कम करने और निर्यातों को बढ़ाने पर आधारित रही है और इसी के तहत सरकार ने कोशिश की कि व्यापार नीति को भारत के अनुकूल बनाया जाए, भारत के उद्योगों का विकास हो, भारत के आयात कम हो, भारत के निर्यात बढ़े और विश्व पर निर्भरता कम रहे। इसी के चलते इस व्यापार नीति जो कि 2009 में घोषित की गई 5 साल के लिए, यानी 2009 से 2014 के बीच 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार ने 27 अगस्त 2009 को इसकी घोषणा की और इसमें तय किया गया कि 15% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जाए। साथ ही 2014 तक वस्तु और सेवाओं के निर्यात को भी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। इस नीति का दीर्घकालीन लक्ष्य 2020 तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना था। जहाँ तक विशेषताओं की बात है, मुख्य विशेषताओं में हम बात करते हैं। पहली विशेषता है फोकस बाजार योजना का विस्तार, यानी वैश्विक वित्तीय संकट के कारण मांग में गिरावट की समस्या के निदान के लिए इस नीति में फोकस बाजार योजना के अंतर्गत 26 नए बाजार शामिल किए गए। ये एक इस नीति का एक नवीनतम पहलू है, नया पहलू है, जिसके तहत फोकस बाजार योजना शुरू की गई। दूसरा, फोकस बाजार योजना एवं फोकस उत्पादन योजना को प्रेरणादायी बनाने के लिए सरकार ने 2.5% से प्रेरणाओं को, यानी जो सरकार जो रियायत दे रही थी उसको 2.5% से बढ़ाकर 3% कर दिया और साथ ही फोकस उत्पादन योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रेरणाओं को 1.25% से बढ़ाकर 2% तक कर दिया गया। इससे जो निर्यात में लगी हुई इकाइयां हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना भी शुरू की गई। इस योजना में इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, मूल रसायनों एवं औषधियों, वस्त्रों, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं को बिना शुल्क दिए आयात करने की सुविधा भी दी गई। और इसी तरह से इस नीति के तहत पहले निर्यात उन्मुख इकाइयों को अधिक तरजीह दी गई, उनको प्राथमिकता दी जाने लगी और इसके तहत नई इकाइयों को यह छूट थी कि अपने उत्पादन का अधिकतम 75% तक घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में वो उत्पाद को बेच सकती हैं। एफटीपी में इस अधिकतम सीमा को 75% से बढ़ाकर 90% भी कर दिया गया। और इस तरह से ईपीसीजी योजना के तहत आवेदन पत्रों और ऋण मोचन पत्रों को भी अब सरल बनाया गया पहले की तुलना में। कार्य संपादन लागतों को कम करने के लिए आयातित वस्तुओं को बंदरगाह से सीधे उत्पादन स्थल ले जाने की सुविधा भी सरकार ने प्रदान की। और इस तरह से सरकार ने उत्पादकों को यह भी छूट दी कि वे उत्पाद शुल्क की अदायगी के बाद विनिर्माण अपशिष्ट का निपटान कर सकते हैं, जो कि सुविधा पहले नहीं थी। इससे औद्योगिक इकाइयों को अपना उत्पादन बढ़ाने में आसानी हुई। साथ ही परियोजनाओं के निर्यात एवं कई विनिर्मित उत्पादों को फोकस उत्पादन योजना के अधीन शामिल किया गया। और इस तरह से दूसरे और भी प्रावधान किए गए। उनमें कहा गया कि टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, चमड़ा
रत्न उद्योग, समुद्री उत्पाद और जो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज यानी लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के मामले में श्रम गहन क्षेत्रों को 1 दिसंबर 2008 से 30 सितंबर 2009 तक 2% की ब्याज सहायता भी सरकार ने देना शुरू किया और साथ ही इसे बढ़ा करके मार्च 2020 तक कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना में दस्तकारी मदों का समावेशन भी किया। साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों को के साथ साथ ऐसे उत्पादों को छोड़कर जहां वर्तमान दर 4.4% से कम थी, सभी उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क को घटा करके और कम कर दिया गया। और इस तरह से सरकार ने इस नीति के तहत सेवा कर से संबंधित उपायों का भी प्रावधान किया। सरकार ने 2011 के अंत तक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, बुनियादी रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स, दस्तकारी, चमड़ा और चमड़े से निर्मित उत्पादों के लिए शून्य उत्पाद शुल्क योजना भी शुरू की। और साथ ही सरकार ने मार्च 2010 तक बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को 95% का परिवर्धित निर्यात क्रेडिट गारंटी ECGC कवर प्रदान करने हेतु समायोजन सहायता भी लागू की। और इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यातों का प्रोत्साहन, आयातों को कम और देश में औद्योगिकरण का विस्तार करना था। साथ ही सरकार ने ये तय किया कि देश में अब जैसा कि वर्तमान सरकार की नीति रही है, मेक इन इंडिया जैसे नवोन्मेषी योजनाओं को उद्योगों तक विस्तार किया जाए और उन्हें इसके लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ और दूसरी रियायतें भी दी जाएं, ताकि देश में ही अधिकांश वस्तुओं का निर्माण हो, हम उनका निर्यात करें, हमारी इकाई हमारे देश में एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के विदेशी व्यापार की दशा एवं दिशा। तो जहाँ तक दिशा की बात है, तो आज़ादी के पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की दिशा तुलनात्मक लागत लाभ स्थितियों के द्वारा निर्धारित न होकर ब्रिटेन और भारत के बीच औपनिवेशिक संबंधों द्वारा निर्धारित होती थी। यानी उस वक्त भारत ब्रिटेन के तहत आता था, यानी ब्रिटेन का गुलाम देश था और गुलामी की वजह से ब्रिटेन जो पॉलिसी निर्धारित करता उसके अनुसार ही भारत में भी उन नीतियों को लागू किया जाता था। दूसरे शब्दों में भारत किन देशों से आयात करेगा और कहाँ आयात नहीं करेगा, कहाँ पर अपना माल बेचेगा, ये सब ब्रिटिश शासक तय करते थे और वो तय करते थे उनके अपने हक में। यही कारण है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन, उसके उपनिवेशों और मित्र राष्ट्रों के साथ होता था। यही प्रवृत्ति आज़ादी के कुछ वर्षों में भी देखने को मिली, क्योंकि तब तक भारत की अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई थी। उदाहरणार्थ 1951 में भारत की निर्यात आय में इंग्लैंड और अमेरिका का हिस्सा 42% था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिया जाता है कि हमारा अधिकांश व्यापार जिसमें निर्यात की बात होती है वो ब्रिटेन और अमेरिका के साथ ही होता था। उसी वर्ष भारत के आयात व्यय में उनका हिस्सा 39.1% था। अन्य पूंजीवादी देशों जैसे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान आदि देशों तथा साथ ही समाजवादी देशों जैसे रसिया, सोवियत संघ जिसको पहले कहा जाता था, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों के साथ भी हमारा व्यापार था, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। और जैसे जैसे इन देशों के साथ राजनीतिक संबंधों का विस्तार हुआ, विकास हुआ, वैसे वैसे आर्थिक संबंध भी मजबूत होने लगे। इस प्रकार बहुत से देशों ने अपने साथ भारत के संबंधों को तरजीह दी और इसी का परिणाम रहा कि
विश्व के बहुत से देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विकास करने के अवसर भी खुलने लगे। अब स्थिति काफ़ी बदल चुकी और उसके साथ साथ भारत में 6 दशक के आयोजन के बाद अब व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। अब हम भारत का विदेशी व्यापार की जब तुलना करते हैं, विदेशी व्यापार की बात करते हैं, तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम आता है। भारत के व्यापार भागीदार देशों को मोटे तौर पे 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास सहयोग संगठन, जिसमें यूरोपीय समुदाय, अमेरिका, कनाडा जर्मनी और जापान जैसे विश्व के देश शामिल हैं, जो भारत को आर्थिक विकास में मदद करते हैं। दूसरा संगठन है तेल निर्यातक देशों का संगठन, जिसमें इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब आदि देश सम्मिलित हैं, जिनसे हमारे तेल संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और तीसरा है यूरोप के वो राष्ट्र, जिसमें रसिया एक प्रमुख मित्र देश के रूप में आता है, जिनसे हमारा बड़ी मात्रा में आयात और निर्यात होते हैं। चौथी कैटेगरी है विकासशील राष्ट्रों की, जिसमें लैटिन अमेरिकी देश है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कैरिबियन कंट्रीज हैं, या फिर जो विश्व के दूसरे विकासशील राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा एक समूह अन्य उन राष्ट्रों का है जो उपयुक्त किसी भी कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि भारत के व्यापार की दिशा है वो मुख्य रूप से आर्थिक विकास सहयोग संगठन और तेल निर्यातक देशों के संगठन के साथ है। इस तरह से कह सकते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार तेजी की तरफ उन्मुख है और इसका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में हमारे आयात कम होंगे, निर्यात बढ़ेंगे और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा हम और अधिक औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे और साथ ही मेक इंडिया जैसे या मेड इन इंडिया जैसे प्रावधानों के तहत या नई योजनाओं के तहत भारत व्यापार की दिशा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।